नतीजों से पहले एग्जिट पोल्स आ गए हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को लेकर जो एग्जिट पोल आए हैं वो बीजेपी के लिए ज्यादा अच्छे नहीं हैं। तमाम एग्जिट पोल के मुताबिक 2024 में बीजेपी हरियाणा में सभी 10 सीटें नहीं जीत रही है। 2019 में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती थी और क्लीन स्वीप किया था। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 6 से 8 सीटों पर जीत का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटों पर जीत का अनुमान है। हमारे साथ कंवरपाल गुर्जर जी जुड़ रहे हैं, जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री है। सीधे अब उनका रुख हम कर लेते हैं। कंवरपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। वोटिंग हो चुकी है और इम्तिहान हो चुका है, अब नतीजों का इंतजार है। कल रिजल्ट आए, उससे पहले कुछ एग्जिट पोल्स आ गए हैं। उन एग्जिट पोल्स में पूरा क्लीन स्वीप सर नजर नहीं आ रहा है। कल के रिजल्ट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, पूर्वानुमान है और हम इसको पूरा ये तो नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल निश्चित है। जो अनुमान लगाया गया वही है और पूरे देश में जिस प्रकार का अनुमान लगाया गया काफी उत्साहवर्धक है। लेकिन उसमें भी मैं यही कहूंगा कि अभी जो एग्जैक्ट पोल आना है वो तो अभी आना है कि सही मायने में क्या परिणाम होने हैं। लेकिन हरियाणा में जिस प्रकार से उन्हें 6 से 8 दिया है, तो हमारे अपने कार्यकर्ताओं से बात हुई है, हमारे कार्यकर्ताओं का अनुमान है कि 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन इसका तो देखिए कल ही पता चलेगा कि कितनी जीतते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हम अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। 2019 में जिस तरह का जोश उत्साह नजर आया, कई ऐसी सीटें थी, रोहतक सीट को छोड़कर सर, जिसमें लाखों के अंतर से जो आपके प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज की। 2024 में भी वैसा ही उत्साह, वैसे ही अंतर इस बार देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, उत्साह कार्यकर्ताओं में वैसे ही है। और मैं तो ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि हमने जहां भी बूथ चेक किए तो केवल हमारे बूथों पे जो कार्यकर्ता थे जिस प्रकार से उत्साह के साथ लगे थे, तो बीजेपी के बूथों पे थे। कांग्रेस के बूथों पे बहुत कम संख्या थी या बहुत से बूथ ऐसे थे जहां कार्यकर्ता थे ही। तो ऐसा कोई नहीं, पूरा उत्साह था कार्यकर्ताओं में। इस बार समीकरण थोड़े से बदले से नजर आए थे, क्योंकि पिछले इलेक्शंस में अलग अलग चुनाव लड़ा। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आई, इंडिया अलायंस के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा आपके विरुद्ध। जो एग्जिट पोल्स भी आए उसके हिसाब से अन्य के खाते में भी 0 ही सीटें जाती दिखाई दी। तो मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस का था। उनके इन अलायंस को आप किस तरीके से देखते हैं? कैसा असर उन्होंने इन इलेक्शंस पे डाला होगा? नहीं, स्वाभाविक ही जब कई पार्टियां इकट्ठा होकर चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर से इलेक्शन टफ तो होता है, कोई दो राय नहीं है अगर सब लोग इकट्ठे होकर लड़ते हैं। लेकिन ये अच्छा लक्षण है, तो विषय के लिए बहुत ही अच्छा लक्षण है। अगर 2 ही पार्टियां हों तो विषय के लिए अच्छा लक्षण है। मैं इसका स्वागत करता हूं इसका। और टफ चुनाव लड़ना या इस प्रकार का चुनाव लड़ना ही मैं समझता हूँ हमें भी अच्छा लगता है कि मुकाबला खूब जोरदार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोट जगह जगह बट जाए। तो हम खुश हैं इस बात से कि वो सारे इकट्ठे मिलकर लड़े। और हमने पहले से 51% की तैयारी की थी कि 51% वोट हमने लेना। उसी तैयारी पे हमने काम किया और मुझे उम्मीद भी है कि रिजल्ट उसी प्रकार का है। जी सर, ओवरऑल इंडिया अलायंस जब बना देश में तो कई विपक्षी दल एक साथ आए, लेकिन प्रदेश में जेजेपी और आईएनएलडी इंडिया अलायंस के साथ नहीं गए, उन्होंने अलग से चुनाव लड़ा। उन्होंने इन इलेक्शंस पर किस तरह से असर डाला होगा? मेरे पूछने का मतलब इसमें यह है कि किसके फेवर में और किसके ज्यादा वोट काटते हुए वो यहाँ पर नजर आए होंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो ये अलायंस है ये कोई नीतियों पे बड़ा अलायंस नहीं है। सब एक दूसरे के खिलाफ है और केवल इसलिए अलायंस हुआ कि मोदी जी के खिलाफ इकट्ठा होना। तो उस बात पे ही अलायंस था। अब कुछ पार्टियां ऐसी है जो उनके हिसाब से फिट नहीं थी तो उनका अलायंस नहीं है, और 2 पार्टियां ऐसी हैं जो उससे बाहर रही। तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा असर दोनों पार्टियों का दिखाई नहीं देगा हरियाणा में। बहुत थोड़ा वोट जो है उनको मिलेगा। जो आप स्वयं भी जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको भी लगेगा कि कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं था कहीं भी किसी के साथ से। तो कोई आधार था नहीं। अब की बार मुकाबला जो है सीधा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का।
किसान आंदोलन सर कितना बड़ा फैक्टर रहा होगा? हालांकि वक्त काफी हो गया है, लेकिन उनकी नाराजगी भी थी, जाट एंगर भी था एक, तो वो आपको लगता है कि इन इलेक्शंस में उसका कुछ असर पड़ा होगा, या फिर पीएम मोदी की जो गारंटी है उसने ओवरलैप किया होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता। जो काम हरियाणा सरकार ने किसान के लिए किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जिसने इस प्रकार से किया हो। 1100 करोड़ रुपए का तुमने ब्याज ही माफ किया किसान का, और जो फसल नष्ट हुई किसान की उसमें मुआवजे के तौर पे 12,000 करोड़ रुपए दिए। अगर पिछली सरकार को देखो तो 10 गुना से भी ज्यादा है। जिस प्रकार से 24 घंटे बिजली देने का काम किया, और हमने किसान के इसकी 14 फसलें खरीदी, जो बड़ी फसलें हैं, बाजरा, सरसों, कपास, मतलब जो नहीं खरीदी जाती वो भी हमने खरीदी। तो मैं समझता हूँ किसान हमारे से खुश है। सीधी पेमेंट हमने उसके अकाउंट में दी, उससे उसको बड़ा लाभ हुआ। ऐसे बहुत से काम हमने किए जिससे किसान खुश है हमारे से, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसान का जो बड़ा वोट है, जो बहुमत का वोट है, वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हाँ ठीक है, कुछ लोग आंदोलन करते हैं तो स्वाभाविक ही है, उन्हें भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी, पर मैं समझता हूँ कि जो तरीका था उपस्थिति दर्ज कराने का वो सही नहीं था और लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। आपके विरोधी ऐसा कहते हैं सर कि बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत जेजेपी को साइडलाइन किया गया लोकसभा इलेक्शन से पहले, ताकि जो जाट वोट बैंक है वो नॉन बीजेपी पार्टियों में बढ़ जाए और उसका फायदा बीजेपी को हो जाए। आपका क्या कहना है? देखिए बिल्कुल नहीं। हमने जब समझौता किया, मैंने ये बात जितनी बार भी आपके चैनल के हिसाब से पूछी, मैंने हर बार यही बात कही कि हमारा समझौता सरकार बनाने के लिए था, चुनाव लड़ने के लिए समझौता किया ही था कभी भी, क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए हमें किसी सहयोगी की जरूरत थी, और सहयोगी के तौर पे हमें जेजेपी मिली। हमने सरकार चलाने के लिए समझौता किया था, सरकार हमने चलाई और जनता के इसके हमने काम किए, लेकिन चुनाव के लिए तो हमने समझौता किया ही था। पहले दिन भी हमारा समझौता सरकार के लिए था, ना ही हमने कभी कहा कि हम मिलकर कोई चुनाव लड़ेंगे। मिलके चुनाव लड़ना अलग चीज है, लेकिन इलेक्शन से पहले गठबंधन तोड़ देना, उसके पीछे की क्या वजह रही, इसको बीजेपी किस तरह से एक्सप्लेन करेगी? नहीं देखिए, वो तो स्पष्ट ही था। जब हमने चुनाव अलग अलग लड़ना था तो मैं समझता हूँ कि जेजेपी ने भी इसको महसूस किया, और क्योंकि जल्दी उन्हें चुनाव में जाना था तो स्वाभाविक ही था, उन्होंने भी अपना अलग चुनाव लड़ना था, आगे पिछले भी उन्हें चुनाव लड़ने, तो स्वाभाविक ही है कि हम साथ चल ही नहीं सकते थे। इसलिए मैं समझता हूँ समझौता जो हमारा होता है, लेकिन जो सरकार चलाने के लिए लगभग हमने अपना कार्यकाल पूरा ही कर लिया, थोड़ा सा टाइम है। इस बार जब क्षेत्र में तमाम प्रत्याशी भी गए, पूरा जोर क्योंकि बीजेपी ने अपना झोंक दिया था, प्रचार प्रसार भी, सभी विधायक भी पहुंच रहे थे जब उनके क्षेत्रों में चुनाव प्रचार हो रहा था, तो कहां आपको टफ फाइट सबसे ज्यादा लगी है इन इलेक्शंस में? इन 10 सीटों में से कहां पर राह थोड़ी सी आसान नजर आई है? देखिए, चुनाव में तो चाहे भले ही आप कितने भी बड़े बहुमत से जीत जाए, लेकिन चुनाव में एक डर तो हमेशा बना रहता है। मैंने 7 चुनाव लड़ दिए हमसे पहले, और चुनाव ऐसी चीज है, भले ही आपको पंपिंग मेजॉरिटी मिल जाए, आपको एक तरफा लोगों का मत मिल जाए, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक यही लगता है कि मुकाबला ही है, मुकाबला ही है। तो कोई ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा लगता हो कि बड़े इजी हैं और बड़ा वो है, चलो कोई बात नहीं, एक तरफा वोट है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर जो लोग होते हैं उनको सबको यही लगता है कि और मिल जाए वोट, और लोगों का समर्थन मिल जाए, और लोगों का आशीर्वाद मिल जाए, उसके लिए काम करते रहते हैं। अब ये तो कल ही पता चलेगा सही बात का तो क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, कल नतीजे आएंगे तो सब साफ हो जाएगी तस्वीर। बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 10 साल में जो काम किए गए, जो विकास किया गया, उसका जिक्र किया गया और कहा गया कि प्रो इनकम्बेंसी है। पीएम मोदी की जो गारंटी है उसके लिए प्रो इनकम्बेंसी है, और इस वजह से एक बार फिर से 19 वाले नतीजे फिर से रिपीट होंगे 2024 में। लेकिन इतनी प्रो इनकम्बेंसी थी, इतना काम किया गया था, तो कुछ कैंडिडेट्स को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? इस पर आपके विरोधी ये कहते हैं कि उन कैंडिडेट्स के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इस वजह से बदलना पड़ा। देखिए, हाईकमान हर तरीके के सर्वे कराता है, और आजकल इस प्रकार की सुविधाएं हैं, पहले नहीं थी, आज सुविधाएं हैं। तो हाईकमान है वो हर चीज की जानकारी लेता है, तो अगर कहीं इस प्रकार का कोई डाउट होता है तो उस प्रकार टिकट बदल देते हैं। उसमें कोई, मैं नहीं समझता कोई बड़ी वो बात है। सब कार्यकर्ता हैं, अब हजारों कार्यकर्ता काम करते हैं, तब हमें चुनाव लड़ाते हैं। कल मान लीजिए पार्टी को लगता है कि नहीं, इसकी जगह दूसरे की जरूरत है, तो पार्टी वो निर्णय कर लेती है।
तो इस प्रकार मतलब मैं समझता हूँ कोई ऐसी विशेष वो नहीं है। थोड़ा सा लगता है कई बार एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, कोई कारण इस प्रकार के पड़ भी जाते हैं कई बार, तो हाईकमान बैठ के उस पर निर्णय लेता है और कुछ नीचे से जो भी फीडबैक करता है उस पर अपना निर्णय करता है। मतलब सर आप ये मानते हैं कि जिनके टिकट बदले गए वहां एंटी इनकम्बेंसी थी, इस वजह से टिकट बदले गए हैं? कहीं अनुमान रहा होगा निश्चित तौर से इस प्रकार का, तभी बदले, नहीं तो और तो कोई कारण नहीं था बदलने का। तो कुछ ना कुछ जो सर्वे गए होंगे या नीचे से रिपोर्ट गई होगी तो निश्चित तौर से हाईकमान ने समझा होगा कि इसकी जगह दूसरे को लेके आएंगे तो शायद ज्यादा लाभ रहेगा, तो वो हाईकमान का निर्णय है। इस बार जब आप क्षेत्र में गए भी सर, जब आपके क्षेत्र में आए प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने के लिए, कौन से ऐसे मुद्दे थे जो सबसे ज्यादा वहां पर उठते हुए नजर आए थे? नहीं देखिए, मुद्दे वहां कुछ नहीं उठे, जितने काम हमने किए मैं समझता हूँ कि मुद्दे बचे नहीं है इस प्रकार के। कुछ जो डेवलपमेंट का काम हमने किया आज की तारीख में ज्यादातर लोगों में किसी के पास कहने के लिए कुछ बड़ा काम कुछ नहीं है लोगों के पास, चाहे हॉस्पिटल की बात है, चाहे कॉलेज की बात है, चाहे ITI की बात है, चाहे कहीं पुल पुलिया की बात है, तो ये सारे के सारे काम लगभग सरकार ने 9.5 साल में मैक्सिमम काम कर दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे ही जिस प्रकार से चाहे आयुष्मान है, चाहे दूसरा और दूसरे चाहे गैस देने की बात है, चाहे किसान के लिए किसान संपन्न निधि की बात है, जो तो ये सारी की सारी किसान को संपन्न करने के लिए जो राशि दी जा रही, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिससे लोग खुश थे। कोई बहुत बड़ा मुद्दा मैं समझता हूँ उठा नहीं है वहां पे इस प्रकार के, मतलब माहौल रहा, लोग भी स्वीकार कर रहे थे कि सरकार ने अच्छा कहा। जी, एक वोटिंग परसेंटेज को लेकर मेरा सवाल सर ये था, जब बार बार ये बात कही जा रही है कि प्रो इनकम्बेंसी है और PM मोदी की गारंटी पर वोट पड़े हैं, तो ऐसे में तो वोटर ज्यादा निकलता है ना वोट करने के लिए इस बार, लेकिन एक डिप देखा गया है। पिछले बार के इलेक्शंस के हिसाब से कम वोटर निकला है, उसके पीछे का आपको क्या कारण नजर आता है? देखिए, मेरे हल्के में तो 74% वोट आया, अच्छा वोट निकला, लेकिन अगर सारे उसमें देखें, देश में और प्रदेश में देखें, तो मैं समझता हूँ गर्मी भी उसका एक कारण है। तो वो भी एक कारण है कि परसेंटेज में फर्क पड़ा उसका भी। और मैं समझता हूँ कुछ सुधार जो है उनकी जरूरत है। एक तो मैं यही चाहूंगा कि भाई जो पोलिंग बूथ है वो 1000 वोट में बढ़ना चाहिए ताकि, एक दूसरा मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का तरीका है वोट डालने का, कि एक मतदाता जाता है और फिर वोट डालने के बाद आता है तब दूसरा जाता है, तो अगर उसकी बजाय उसको 2-3 मतदाताओं को एक साथ चलने देना नहीं, तो मैं समझता हूँ कि जो मत का प्रतिशत है वो निश्चित तौर से बढ़ेगा। ये मेरा सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कुछ इस प्रकार का चुनाव आयोग निर्णय लेता है तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में जो मत प्रतिशत है वो बढ़ेगा। ठीक है, कांग्रेस आपके लिए सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी हरियाणा में है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक रिएक्शन आपका चाहती हूं। आम आदमी पार्टी जो अपने कैडर को वहां बढ़ा रही है, हालांकि एक ही सीट पर उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का राजनीतिक वर्चस्व कितना आपको वहां नजर आता है? नहीं देखिए, मुझे कोई विषय नजर नहीं आता आम आदमी पार्टी का यहाँ पे, और ना ही कोई आधार है आम आदमी पार्टी का, कुछ भी मुझे लगता नहीं कुछ इस प्रकार का कोई आधार। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर सुशील गुप्ता इस बार जीत का दम भर रहे हैं और इंडिया अलायंस के तहत लड़ रहे हैं, तो फिर कांग्रेस का भी उनको समर्थन है, तो वहां पर कितनी टफ फाइट रहने का अनुमान आपको लगता है कि हो सकता है, या फिर बीजेपी निकाल जाएगी सीट को? नहीं, सीट तो बीजेपी निकाल जाएगी, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि वहां अच्छी फाइट है, बहुत अच्छी फाइट है, लेकिन वो खाली आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं है, वो अलायंस की वजह से है मुकाबला वहां, और बीजेपी निश्चित तौर से अच्छे मार्जिन से जीत जाएगी। कांग्रेस में जो गुटबाजी है सर, SRK ग्रुप वर्सेस हुड्डा गुट की, और समय समय पर बार बार देखने को मिलता है, कई मंचों को साझा भी एक साथ नहीं करते हैं, क्या उनकी ये गुटबाजी कहीं ना कहीं आपकी राह थोड़ी आसान कर देती है प्रदेश में? इसमें कोई निश्चित नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं। अब कांग्रेस के लोग तो अपने आप कहते हैं कि गुटबाजी जो है हमारे हमें फायदा पहुंचाती है, कि कई लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब जो भी मुख्यमंत्री बनेगा तो कुछ लोग उसके साथ इसलिए जुड़ जाएंगे कि ये आने वाले टाइम में है, वो इसी प्रकार का प्रचार करते हैं और वो कहते हैं कि इससे हमें लाभ मिलता है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि उनको लाभ मिलता है, नुकसान होता है, क्या होता है, लेकिन उनका अपना मानना है कि उन्हें इससे फायदा होता है। हमें तो फायदा संगठन में एक साथ चलने से होता है। हम तो एक मुखी होकर जब चलते हैं हमें उसमें लाभ होता है, तो हम तो यही समझते हैं कि एक मुखी होने में लाभ है।
लेकिन कांग्रेस समझती है कि वो अगर भटकी चलती है तो उसका मैं कैसे कहूँ ये बात कि उनको नुकसान होता है। जब मैनिफेस्टो सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी ज्ञान पत्र लेकर आई और कांग्रेस पार्टी न्याय पत्र लेकर आई। उन्होंने बात की 1 लाख सालाना देने की, युवाओं को 30 लाख नौकरियों की, एमएसपी कानून की, पीएमएलए खत्म करने की, जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग होता है उसको रोकने की। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बीजेपी को डार्क मैनिफेस्टो क्यों लगता है? नहीं देखिए, अब कांग्रेस ने जो वादे किए ना जी उसको पूरा करने की कोई स्थिति नहीं है। अब इतने मजाक बढ़ गए उसपे, इतने चुटकुले चल गए उसपे। एक आदमी गाड़ी खरीदने गया, उसने उसको कहा कि मेरी किस्त 8,500 की बना दो। तो जब उसने पूछा कि 8,500 कहाँ से आएंगे, बोले कि वो सरकार बढ़ेगी, वो डालते हैं हर महीने। तो इस प्रकार मजाक बढ़ गए, सब लोगों ने इस प्रकार के चुटकुले बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि जो चीज होनी नहीं है उनको ये समझ आएगी कांग्रेस को कि राज मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए कुछ भी वादा करना, यानी कि उसको आप सिद्ध करो ना जाएगा कि आप कैसे करो। हमने जो वादे किए, अगर हमने पेंशन की बात की कि हमें कितने सुध देंगे, तो हम 3,000 आज देने लग रहे हैं। चुनाव जब आएगा हम पूरी कर देंगे। हमने जो बात कही कि 24 घंटे बिजली देंगे, कांग्रेस ने 2 बार वादा किया कि 24 घंटे बिजली देंगे, दे नहीं सकी, लेकिन हमने दे दी। और देने की बात नहीं है, हमने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि जहां कांग्रेस के टाइम में बिजली निगम जो था हमारा 27,000 करोड़ के खाते में चल रहा था, आज हमने इतनी अच्छी व्यवस्था की 2,500 करोड़ के प्रॉफिट में। हमने सिस्टम को ठीक कर दिया, हमने बिजली भी 24 घंटे दी और बिजली का जो रेट है वो भी हमने 40% घटा दिया, और घटाने के बाद भी फायदे में। तो हमने सिस्टम को ठीक किया, हमने ऐसे नहीं किया कि कुछ भी कर दिया। हमने देखा कि भाई ये आयुष्मान है, हमने हरियाणा में आयुष्मान को बढ़ा दिया, हमने चिरायु बना दिया उसके साथ, और हमने जितना सेंटर में आयुष्मान दिया उससे भी 2 गुना ज्यादा हमने चिरायु में दे दिया, क्योंकि हमने जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो हमने 180 कर दी, जिसकी 180 से कम है उसको लाभ मिलेगा, जबकि पूरे देश में तो 120 है अभी तक। तो हमने जो काम किए ना जी, वो हमने जरूरत को देखते काफी सारे, और लालच नहीं दिया किसी का। हमने स्कूलों में 5.5 लाख टैबलेट दिए। हमने ये तो नहीं कहा था कि हमारी वोट दोगे तो टैबलेट देंगे। हमने देखा कि बच्चों की जरूरत है, हमने 2 साल के बाद दे दिए बच्चों को। तो हमने लालच की वजह से नहीं किया, जो चीज जरूरी थी वो काम हमने किया, और जनता भी इन बातों को समझती है। थोड़े बहुत लोग हैं जो इस बार की बातों में से, लेकिन ज्यादा लोग समझते हैं कि हो क्या सकता है। तो इसलिए लोगों ने बहुत जो विश्वास था वो भारतीय जनता पार्टी की बात। आपका कहना है कि जो वादे आपने किए वो ऑलमोस्ट आपने सारे पूरे किए हैं। जो वादे पूरे हुए हैं, राम मंदिर पूरा हुआ है, धारा 370 पूरा हुआ है, 3 तलाक पूरा हुआ है, महिला आरक्षण बिल का वादा पूरा हुआ है, लेकिन परिसीमन और जनगणना के बाद वो लागू होगा तो आधे में रख देते हैं उसे। CAA पूरा हुआ है, लेकिन कुछ वादे अधूरे हैं। NRC और UCC, गंगा सफाई, गरीबों का पक्का मकान, सभी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये मुद्दे किस तरीके से वर्क करेंगे इस इलेक्शन में? देखिए, अभी जिस प्रकार से जो दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो भी ये बात मान रहे हैं कि 2027 तक भारत जो है वो तीसरी ताकत बन जाएगा दुनिया। और जो हमारी ग्रोथ रेट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये भी हमारी बहुत अच्छी है। गंगा की सफाई की बात आपने की कि सब ये मानते हैं कि हमारा गंभीर प्रयास है। थोड़ा अभी हमारी आदतों जो है ना हमारी सभी की, मैं किसी पे एक पे नहीं कहता, हमारी सब की आदतें हैं, उसको भी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता की बात की, हालांकि उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया, ऐसा लोग बदल रहे हैं उस चीज में कि अब जो कूड़ा करकट है जो सार्वजनिक स्थान पे फेंकते हैं, आदमी 10 बार सोचता है कि मुझे ये नहीं करना, और खासकर जब हम करते भी है तो हमारे बच्चे में टोक देते हैं कि प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते हैं, आप ये गलती करते हैं। तो एक माहौल बढ़ता रहेगा सारा का सारा, तो निश्चित तौर से वो सारा ठीक होगा। चलिए ठीक है सर, कल नतीजे आ जाएंगे तो साफ हो जाएगा कि 10 सीटों पर जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया है। कल के लिए आपको गुड लक। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।